हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं राजनीतिक चेतना चैप्टर 9। ठीक है, ये जो है बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ठीक है, यानी हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, गदर पार्टी के बारे में विचार करेंगे कि कैसे इसका उत्थान हुआ। उससे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब में राजनीतिक जागरूकता के कारण। तो ये सब पढ़ने से पहले एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार ये आपको समझ में भी अगर आ रहा है और देख रहे हो पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप दोबारा देखना चाहिएगा तो शायद आपको ये मोबाइल पर प्राप्त ना हो। क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको ये नज़र आएगी, दिखेगी आपको। और जो मेरा जो मैं डालूंगा आपके लिए कोई वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होगी। इससे क्या होगा कि अगर आप चाहे, जब आपके घर में कोई भी बच्चा 8th क्लास को हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बीए हो, ठीक है, सभी क्लासों के कुछ ना कुछ आपको सदैव समय समय पर प्राप्त होती रहेगी और आपको मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक है, चलिए, ये बात तो आपके लिए था। आप अपना हित समझते हो कि नहीं समझते हो तो आप पे डिपेंड करता है। हम जो है देखते हैं आज पंजाब में राजनीतिक जागरूकता के क्या कारण थे। तो आपको पता ही होगा कि बहुत सी चीज़ें जो होती है जागरूक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत जो स्वतंत्रता संग्राम में जो इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का कोई योगदान नहीं है, इसमें हर चीज़ों का अपना एक विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो इसमें से जो है पंजाब में राजनीतिक जागरूकता के कारण भी सबसे इम्पोर्टेंट थी। अंग्रेजों ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में जो है 1849 ईस्वी में सम्मिलित कर लिया था। आरंभ में पंजाबियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ लोक कल्याण के कार्य भी किया। इसलिए जब अंग्रेज के विरुद्ध संपूर्ण भारत में 1857 क्रांति विद्रोह हुआ, तो पंजाब के लोगों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए बढ़ चढ़ कर अंग्रेज सरकार का सहयोग दिया। क्योंकि अगर अंग्रेज सरकार को पंजाबी ने सहायता नहीं किया होता तो भारत 1857 क्रांति में ही आज़ाद हो जाता। तो इसलिए सरकार ने भी कूटनीतियों का ही प्रयोग किया, परंतु शीघ्र ही पंजाबियों को अंग्रेजों की वास्तविकता का पता चल गया और उनमें से इस अंग्रेजों के सहयोग दिया और राजनीतिक चेतना के विकास के लिए अनेकों कारण जिम्मेदार थे। यहाँ जाने की आवश्यकता है कि ये जान लेने की बहुत ही जरूरी है कि जो कारण भारत के दूसरे भागों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए जिम्मेदार थे, लगभग वही कारण पंजाब में भी सहायक भी सिद्ध हुआ। तो इसमें सबसे पहले तो यही आता है कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधार के आंदोलन, क्योंकि जो है ये आंदोलन बहुत ही चलाई गई, धार्मिक और जो है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो थे 19वीं शताब्दी में जो है पंजाब में राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति का आधार तैयार करने में यहाँ की सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलनों के चलने से पूर्व पंजाब के समाज के चारों ओर अंधेरे के बादल छाए हुए थे। लोग ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, वेदों तथा उपनिवेशों में दर्शाए गए सत्य को भूल चुके थे बिल्कुल ही। उनका स्थान अब अनेकों अंधविश्वासों तथा व्यर्थ की परंपराओं ने ले लिया था। सिखों के महत्व, हिंदुओं के, ब्राह्मण तथा मुसलमानों के मुल्ला लोगों को सही मार्ग निर्देश करने के स्थान पर स्वयं भोग विलास में डूब रहे थे। उनका उद्देश्य धर्म के नाम पर लोगों को किसी न किसी बहाने लूटना था। एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से घृणा करते थे। निम्न वर्ग बहुत अधिक अत्याचारी किए जाते थे। समाज में महिलाओं की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। समाज में जो अधिकार पुरुषों को दी गई थी, महिलाओं को उनसे वंचित रखा गया था। इसलिए मशीनरी ने अनेकों हिंदू तथा सिखों को अपने धर्म में सम्मिलित करके उनको धर्म के लिए एक नया खतरा उत्पन्न कर दिया। ऐसी स्थिति में लोगों में किसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं किया जा सकता था। 19वीं शताब्दी पंजाब में चलाए गए समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन जैसे नामधारी आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, संविधान आंदोलन आदि पंजाबियों में एक नई चेतना विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन आंदोलनों ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास के विरुद्ध प्रचार भी किया। उन्हें लोगों में आपसी भाईचारे की भावना को भी पैदा किया। उन्होंने इस बात का भी प्रचार किया कि समाज की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं। उन्होंने धार्मिक सहनशीलता का भी प्रचार किया। संक्षेप में यह आंदोलन पंजाबियों को अंधविश्वास में निकालने तथा उनके एक नया प्रकाश दिलाने में सफल भी हुआ। अगर शायद यह आंदोलन नहीं चलाई जाती तो शायद इनको सत्य का ज्ञान भी नहीं हो पाता।
उसके पश्चात जो है पश्चिमी शिक्षा। अंग्रेज ने भारत के अन्य भागों की तरह पंजाब में भी पश्चिमी शिक्षा लागू कर दी थी। इस शिक्षा को आरंभ करने में अंग्रेजों का उद्देश्य बहुत सीमित था, परंतु यह भारतीयों को एक तरह से अलग प्रांत का अलग कर दूसरे कठिनाइयों की परिचित हो सकते थे। यानी कहा जा सकता है कि यह भारतीयों की तरह पंजाबियों के लिए भी एक प्रकार के वरदान भी सिद्ध हुआ। इससे उन्हें एक ऐसी भाषा मिली जिससे भारत को अलग प्रांत के लोगों के दूसरे जी की कठिनाइयों को समझने में आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है पहले पंजाबी के बारे में उनको नॉलेज था, लेकिन अब शिक्षित होने की वजह से उनको कई भाषा के लैंग्वेज भी समझ में आ गई और उन्होंने बहुत से क्रांति भी पढ़ना और समझना सीख लिया था। ये जो चीज़ें सीखना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने जो है अपना ही कहते हैं ना कि अपना ही पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जब ये शिक्षित हो गए तो उन्हें फ्रांस, जर्मनी सबकी क्रांति को बारे में समझे और जाने। और जो जापान ने रूस के साथ किया वो सब किसी से अछूता नहीं है, क्योंकि जापान छोटा सा राष्ट्र हो के जब रूस जैसे शक्तिशाली देश को हरा सकता है तो उनको भी समझ में आ गया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। वे आपस में इकट्ठे होकर आवश्यक मामलों के बारे में विचार विमर्श करने लग गए। अंग्रेजी भाषा की जानकारी प्राप्त हो जाने के कारण उन्हें उन्नत देशों का इतिहास पढ़ा। मिस्टर वॉल्क, स्पेंसर, मिल और मैकर आदि लेखकों ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव डाला। इससे उन्हें स्वतंत्रता व लोकतंत्र के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि अंग्रेज सरकार किस सीमा तक उनका शोषण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई वैसे वैसे बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि होती गई। इन कारणों से पंजाबी में निराशा फैली और वे अंग्रेज के विरुद्ध हो गए। गुरुमुखी निहाल सिंह ने ये बात बिल्कुल ठीक कहा था कि पश्चिमी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रीय जरूरतों की उत्पत्ति के लिए महान भूमिका भी निभाई, क्योंकि कहते हैं उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसके पश्चात था प्रेस की भूमिका। 19वीं शताब्दी के दूसरे मध्य में पंजाब ने राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति भावनाओं को उन्नत करने में प्रेस ने बड़ा प्रशंसनीय योगदान दिया। पंजाबियों द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्रों में से प्रमुख द ट्रिब्यून, पंजाब समाचार, खालसा अखबार, रहमान ए हिंद, आवाज़ ए आम, हैरी हकीकत, वफादार और कैनून आदि थे। इन समाचार पत्रों में अंग्रेज सरकार के अनुचित कार्य की निंदा भी की जाती थी तथा पंजाबियों को इकट्ठा होने, राष्ट्रीय भलाई के बारे में सोचने, लोकतंत्र व स्वतंत्रता संबंधी लेख लिखे जाते थे। चाहे ब्रिटिश सरकार ने इस समाचार पत्रों पर कई प्रकार की पाबंदी भी लगाई, परंतु फिर भी वो पंजाब के लोगों में नई राजनीतिक चेतना पैदा करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध भी हुआ। उसके पश्चात जो था मध्य वर्ग की भूमिका। मध्य वर्ग की भूमिका भी पंजाब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पंजाब में राजनीतिक चेतना के विकास में मध्य वर्ग ने बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। मध्य वर्ग में डॉक्टर, अध्यापक, वकील, पत्रकार, साहूकार, व्यापारी, ईमानदार, उद्योगपति तथा बड़े बड़े से लिखे लोग सम्मिलित थे। उन्होंने पंजाबियों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से 1857 ईस्वी में लाहौर इंडियंस एसोसिएशन की स्थापना भी किया। पंजाब में कई समाचार पत्र प्रकाशित भी किए गए और 1893 ईस्वी में लाहौर में बुलाए गए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग भी लिया। उनके यत्नों से परिणाम स्वरूप ही 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में पंजाब और लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना भी हुई। यह काउंसिल पंजाब के राजनीतिक विकास में एक मील का पत्थर प्रमाणित हुआ और इन्होंने एक सिद्ध कर दिया कि इनमें भी कुछ दम है। उसके बाद जातीय में जो है मतभेद भी हुई। 1857 के विद्रोह के उपरांत अंग्रेजों ने भारतीयों को यह आश्वासन दिलाया था कि वे उनके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, परंतु वास्तव में भारतीयों की घृणा करते थे। पंजाब के लोगों ने 1857 क्रांति विद्रोह के समय जब भारत में अंग्रेज साम्राज्य का डगमगा गया था, तब उस नाजुक वक्त में उनकी स्थिति को सुधारने में हेल्प किया। उसके बावजूद उनके उच्च पदों पर नहीं लगाया गया जाता था। उन्हें छोटे पद ही उनके अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन दिए जाते थे। वो अंग्रेज के होटलों, वर्क क्लबों आदि में नहीं जा सकते थे। वे अंग्रेजों के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे तथा न ही अंग्रेजों के निवास स्थानों को निकट अपने मकानों का निर्माण करवा सकते थे। अंग्रेजों के अस्पतालों में भारतीयों को दाखिल करने का आज्ञा न थी। भारतीयों पर बहुत से अन्य प्रतिबंध भी लगाए हुए थे। इनके अतिरिक्त अंग्रेज भारतीयों को बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उनके कुत्तों, हबसी, असभ्य आदि कहकर अपमानित किया करते थे। अंग्रेज भारतीयों को नौकरों को साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया करते थे, जहां तक कि कई बार उन्हें जान से भी मार देते थे। प्रमाण मिलने के बावजूद अदालतों द्वारा उन्हें रिहा कर दिया जाता था। दूसरी ओर यदि कोई भारतीय छोटा सा भी अपराध करता तो उसे बड़ी कड़ी सजा दी जाती थी। भारतीयों के विशेष पंजाब के लिए यह अपमान असहनीय था। उसके पश्चात अंग्रेजों के
आर्थिकता नीति, यानी अंग्रेज की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीयों में बहुत असंतोष फैला हुआ था। भारत में उन्होंने ऐसी नीतियों का अपमान जिसका लाभ केवल इंग्लैंडों को ही होता था। भारतीयों का अधिकांश अधिकारियों को बिल्कुल अपेक्षा की जाती थी। अंग्रेजों के आने से गांव तथा शहरों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। अंग्रेज ने भारतीय उद्योगों पर कई प्रकार की प्रतिबंधित भी लगा दिया था, जिससे वे ब्रिटिश उद्योग में मुकाबला न कर सके। भारत में से कच्चा माल सस्ते दाम पर इंग्लैंड भेजे जाने लगा तथा वहाँ का तैयार माल भारत में महंगे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। इस कारण भारतीयों को गहरी ठेस भी लगी। कृषकों को पर भारी कर लगाए जाते थे। विवश होकर कई कृषकों ने अपनी भूमि बेचनी पड़ी और वे बेरोजगार हो गए। भारत में से धन का निकास बहुत तीव्रता से हो रहा था तथा भारत दिन पर दिन निर्धन होता जा रहा था। इस कारण भारतीयों के साथ साथ पंजाब में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। तो इस तरह से उनकी दुर्दशा थी। उसके पश्चात लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति भी वो कहीं हद तक इसका जिम्मेवार था। कहते हैं कि लॉर्ड लिटन ने अपने शासनकाल में यानी 1876 से 80 ईस्वी तक दौरान जो भारतीय विरोधी नीति को अपनाई थी, उसने भारतीय भड़क उठे थे। 1877 ईस्वी में भारत में एक भयानक अकाल पड़ा जिसके कारण हजारों लोग मौत का शिकार हो गए थे। सरकार ने इस मासूमों की जानें बचाने के कुछ भी नहीं कर सका। दूसरी तरफ अपने शासन और शौकत के कायम रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने इसी समय दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन भी किया। इस दरबार में महामारी विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया है, ठीक है, को केसर हिंद से उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत ही एक अजीब सी बात थी। क्योंकि जो महारानी थी विक्टोरिया ने इतने क्रूरता के साथ जो लोगों के जो अत्याचार हुआ, उसके बाद भी उनको केसर हिंद से उपाधि सम्मानित किया गया। इस दरबार के लिए सरकार ने लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया। लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को उच्च पदवियों को वंचित रखने के उद्देश्य से सिविल सर्विस में बैठने वाले भारतीय की आयु 21 साल से कम करके 19 साल कर दी। उसने 1878 ईस्वी में मार्जन एक्ट पास करके भारतीयों को हथियार रखने की मनाही कर दी, जबकि अंग्रेजों पर ऐसी कोई पाबंदी न लगाई गई थी। इसी वर्ष उसे वर्नाक्युलर एक्ट पास करके भारतीय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अखबारों पर अनेक करीब पाबंदी लगा दी ताकि वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना न कर सके। संक्षेप में लॉर्ड लिटन दमनकारी नीति ने भारतीयों को घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। उसके पश्चात था इल्बर्ट बिल का विरोध। लॉर्ड लिटन ने उपरांत लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना। वो प्रथम वायसराय था जो कि भारतीयों को सहानुभूति रखता था। उसने लॉर्ड लिटन द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों को हटा दिया। वो भारतीयों को अंग्रेजों को समान दर्जा देना चाहता था। उसके आने से पूर्व कोई भी भारतीय, चाहे वो कितना भी शिक्षित हो, अदालत में उच्च पद पर कार्य नहीं कर सकता था तथा न ही कोई भारतीय जज किसी अंग्रेज अपराधी को सुनवाई कर सकता था। इस अन्याय को दूर करने के लिए लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पास करवाया चाहा, परंतु इस बात के विरुद्ध सभी अंग्रेजों ने लॉर्ड रिपन का कड़ा विरोध किया और उनका विचार था कि भारत में यदि किसी को कोई अधिकार है तो वो केवल अंग्रेज को है। भारत को कोई अधिकार नहीं है और न भारतवासियों का है। इस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि लॉर्ड रिपन के अंत में झुकना ही पड़ा तथा उन्हें बिल में संशोधन करके पास भी किया। अब यह व्यवस्था की गई कि भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज यूरोपियन लोगों में मुकदमे तो सुन सकते हैं, परंतु वह यह मांग कर सकते हैं कि ज्यूरी में आधे अंग्रेज हों। इससे भारतीयों के हृदय पर उत्पन्न हुआ क्रोध का ज्वाला के रूप में भड़क उठा। इसमें बहुत से अपने लोगों ने अपने अपने विचारधारा रखे हैं। इसमें से है जेम्स मेसल ने एक बात क्लियर कहा था कि राष्ट्रीय भावना को भड़काने में इल्बर्ट बिल ने बहुत योगदान दिया। उसके बाद था लाहौर इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसने अपने पंजाब के दौरान 1877 ईस्वी में लाहौर में लाहौर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की। यह पंजाब में स्थापित की जाने वाली प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसका प्रथम प्रधान था सरदार दयाल सिंह मजीठिया थे, जो कि पीसी चटर्जी, गोवर्धन चंद्र बोस, काली प्रसन्न राय और नवीन चंद्र राय इस संस्था के कुछ अन्य प्रसिद्ध नेता थे। इनका मुख्य उद्देश्य था देश में प्रबल जनमत का निर्माण करना, भारत की विभिन्न नस्लों और जातियों के लोगों में राष्ट्रीय हितों के लिए एकता पैदा करने का प्रयत्न करना, हिंदू और मुसलमानों में भाईचारे की भावना का विकास करना, उस समय महान लोक आंदोलन में अधिकारियों लोगों को शामिल करना। तो सारे ये चीज़ें जो थी इसका मेन उद्देश्य था। लाहौर इंडियन एसोसिएशन ने अपना प्रचार बहुत जोर शोर से आरंभ कर दिया था। शीघ्र ही जब सरकार ने 1877 ईस्वी में इस इंडियन
सिविल सर्विस में बैठने वाले परीक्षार्थियों की आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया, तो लाहौर इंडियंस एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध भी किया। इससे के नेताओं ने अंग्रेजों को अंग्रेजी की अनुचित नीतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित भी किया। इस संस्थान ने 1878 ईस्वी में लॉर्ड लेटन के सरकार द्वारा पास किया गया वॉल्यूलर्स प्रेस एक्ट, जर्मस एक्ट कड़े शब्दों में आलोचना भी की गई। इसे एल्बर्ट बिल का भी कड़ा विरोध किया गया। इसने शिक्षा का प्रसार करने और जातीय मतभेद की नीतियों को समाप्त करने, नमक कर को कम करने और स्थानीय प्रशासन में आवश्यक सुधार आदि करने से पाबंदी जोरदार प्रचार भी किया। इसने अपने विचार का प्रचार करने के उद्देश्य से 2 फरवरी 1881 ईस्वी को अंग्रेजों में द विटन नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र आरंभ भी किया। शीतल चंद्र मुखर्जी को इसका प्रथम संपादक नियुक्त किया गया था और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना भी की गई। लाहौर इंडियन एसोसिएशन ने इसके प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए अपने 2 प्रतिनिधि लाल मुरलीधर तथा पंडित सत्यनाथ अग्निहोत्री को भेजा गया। और 1893 ईस्वी में जब कांग्रेस का पंजाब में प्रथम सम्मेलन हुआ तो लाहौर इंडियन नेशनल ने इसे बढ़ चढ़कर भाग लिया गया और इस प्रकार लाहौर इंडियन नेशनल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। निस्संदेह पंजाबियों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने में लाहौर इंडियन नेशनल ने उल्लेखनीय योगदान दिया। पंजाब के लोगों ने भी इस संस्था को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। कहते हैं कि उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ संबंध, वो भी संबंध जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें यही बात कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई। पंजाब का इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आरंभ से ही संबंध रहा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भाग लेने के लिए लाहौर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने 2 प्रतिनिधि लाल मुरलीधरन तथा पंडित दयानंद अग्निहोत्री को भेजा। पंजाब में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से कांग्रेस ने अपना 9वां अधिवेशन लाहौर में और 27 से 30 दिसंबर 1883 ईस्वी में आयोजित किया। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन का प्रधान थे। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न प्रांतों में जो है 800 से अधिक लोगों ने प्रतिनिधित्व में भाग लिया। इसमें पंजाब के 400 से अधिक लोगों ने सम्मिलित भी हुए। इस अधिवेशन की स्वागत कमेटी के प्रधान दयाल सिंह मजीठिया को बनाया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके भाषण को हरकृष्ण लाल ने पढ़ा। इस अधिवेशन में पंजाब के संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए थे। प्रथम प्रस्ताव यह था कि पंजाब में अतिशीघ्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किया जाए और दूसरे प्रस्ताव के अनुसार पंजाब के चीफ कोर्ट का दर्जा बढ़ाकर हाई कोर्ट कर दिया जाए। इस अधिवेशन के बावजूद कांग्रेस पंजाब में अधिकतम लोकप्रिय न हो सका और इसका स्पष्ट उदाहरण हमें कांग्रेस के जो है 1897 तथा 1898 ईस्वी में आयोजित किए गए अधिवेशन से मिलता है, जहां पंजाब से केवल एक प्रतिनिधि ही सम्मिलित हुए थे। इस तरह से जो है कांग्रेस ने 16वां अधिवेशन 27 से 29 दिसंबर 1990 ईस्वी के लाहौर में आयोजित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता NC चंद्रवक्र ने की। इस अधिवेशन में जो है 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें से पंजाब के 400 अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भी किए गए थे, जैसे भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना, लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करना, न्याय को कार्यकारिणी की पृथक करना और कांग्रेस के संविधान में शोधन करना। प्रत्येक कांग्रेस अधिवेशन में आधा दिन शैक्षिक तथा औद्योगिक समस्याओं के संबंधी वार्तालाप के लिए आरक्षित भी रखना था इनका उद्देश्य। लॉर्ड कर्जन की गलत नीतियों के कारण 1905 ईस्वी में बंगाल के किए गए विभाजन के कारण पंजाब के लोग भड़क उठे थे, क्योंकि 1905 ईस्वी में जो बंगाल के उन्होंने विभाजन किया था ये लोगों को दिलों पर आघात सा था। अंत उन्होंने राजनीति में अधिक रुचि लेना आरंभ कर दिया। ठीक है, जब लॉर्ड कर्जन ने जब गलत नीति अपनाया तो पंजाब के लोगों ने भी इसमें राजनीति में भाग लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन में 105 प्रतिनिधियों को भेजा और 1907 इसमें पंजाब की कांग्रेस भी 2 भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। नरम दल की अध्यक्षता हरकृष्ण लाल ने की और जबकि गरम दल की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। और 26 से 29 दिसंबर 1919 ईस्वी को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अमृतसर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इस अधिवेशन कांग्रेस द्वारा विभिन्न सरकार द्वारा जलियांवाला बाग और अमृतसर में किए गए हत्याकांड के कारण आलोचना की गई और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण के लिए नई अधिवेशन के साथ पंजाब के लोगों की राजनीतिक गतिविधियों में तीव्रता आ गई। उसके बाद था गदर आंदोलन के उत्थान के कारण। और गदर आंदोलन क्या होती है, गदर आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो गदर आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे इतिहास में और इसका एक अपना ही एक गरिमा है, अपना ही एक अलग स्थान है। तो गदर आंदोलन जो है सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे
कि गदर आंदोलन 20वीं शताब्दी में भारत में चलने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती समझी, क्योंकि सबसे पहले जो 1857 क्रांति हुई थी वो बहुत ही बड़ा क्रांति थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रांति हुई वो थी गदर आंदोलन। यह आंदोलन सख्त संघर्ष द्वारा भारत में अंग्रेज शासन का अंत करना चाहता था। यद्यपि यह आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, किंतु इसे स्वतंत्रता के लिए भारतीय नव प्राण फूंकने में प्रशंसनीय योगदान दिया। अगर गदर आंदोलन न होता तो शायद हम आज़ाद भी न होते, क्योंकि गदर आंदोलन ने जो है हमारे जो आंदोलनों में उसने एक नया जान ही फूंक दिया, लोगों में एक नई चेतना डाल दिया। तो गदर आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही हम जानेंगे कि गदर आंदोलन के उत्थान के कारण, आखिर गदर आंदोलन क्यों बनाई गई, किस रीजन से बनाई गई। तो पहला तो यही था, सबसे पहला कारण तो यही बन जाता है कि भारतीयों से दुर्व्यवहार। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। धीरे धीरे इन देशों में जाने वाली भारतीयों की संख्या बढ़ने लग गए। उनसे इस देशों में बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अतिरिक्त उन पर देशों के होटलें, क्लब और सिनेमा घरों तथा रेल गाड़ियों में जाने पर कई प्रतिबंधित भी लगाए हुए थे। विदेश में भारतीयों में इस भेदभाव का पुण्य व्यवहार ने उन्हें अपने दास होने का आभास करवाया, कि वो कहीं भी जाते थे उनको ये कहते थे कि तुम तो अंग्रेज का दास हो, तुम्हें यहाँ पर बैठने का आज्ञा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर होटल में जाने का आज्ञा नहीं है। तो उनको ये एहसास सा होने लगा कि हम शायद जो गुलाम देश में से आए हैं, इसका ही प्रभाव हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो वो यह सोचने पर बाध्य हो गए कि जब तक वह स्वतंत्र प्राप्त नहीं कर लेते, उन्हें विदेशों में कभी भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा जा सकता और न ही उनको कभी सम्मान प्राप्त भी होगी। अंग्रेज़ों सरकार द्वारा भारतीयों को कई सहायता न देना, यानी अंग्रेज सरकार ने उनको भारतीयों को कोई सहायता नहीं देते थे। नो हेल्प वाज गिवन टू इंडियंस बाय देयर ब्रिटिश गवर्नमेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में भारतीयों से किए जा रहे जातीय भेदभाव के कारण भारत में भारी रोष था। उन्होंने इस संबंध में भारत में अंग्रेज सरकार से कई शिकायतें भी की, परंतु उनके कान पर जू तक नहीं रेंग सकी। दूसरी ओर जब विदेश में रह रहे जापानी और चीनियों के विरुद्ध किसी जातीय भेदभाव की घटना होती तो इस देशों की सरकार संबंधित सरकार के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करती। ऐसी स्थिति में विदेश में रह रहे भारतीयों को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध होना स्वाभाविक सी बात था। इसलिए इन भारतीयों ने भारत में अंग्रेज सरकार का अंत करने का प्रण ले लिया। उसके पश्चात पश्चिमी प्रभाव। विदेश में रह रहे शिक्षित भारतीय यूरोपीय इतिहास में बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो वहाँ यूरोप के जो हुआ था आंदोलन, उसके बारे में पढ़ के उनको ये समझ में आ गया कि हम भी आंदोलन कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्र संघर्ष, फ्रांस की क्रांति, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण, यूनान की स्वतंत्रता, ब्राजीलियन तथा आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष से नई प्रेरणा ले लिया। केबुल मैगजीन, रूसो, वेल्स्टर, थॉम पेन और मास्टर आदि के जीवन चरित्र तथा रचनाओं ने भारतीयों में एक नया आशा उत्पन्न कर दी। 1905 ईस्वी में एक छोटे से देश जापान ने रूस जैसे महान देश को पराजित कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बारे में आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे कि कैसे जो है रूस ने जो है छोटा सा देश जो था जापान ने रूस को जो महान शक्तिशाली था उसको बहुत ही सरलता से हरा दिया। जापान के हाथ तो रूस की जो हार थी वो हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। और इस विजय ने भारतीयों को भी एक नया उत्साह दे दिया। इस विजय ने अंग्रेजों के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया। इससे भारतीयों में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि वह भी संगठित होकर अंग्रेजों को भारत से आसानी से निकाल सकते हैं। और ये विचार धीरे धीरे प्रबल होती चली गई और इनकी प्रबलता ही इनको आगे जो था स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1908 ईस्वी को कनाडा का कानून जो था कुछ हद तक जो है इसका भी गदर पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। कनाडा सरकार ने कनाडा में बढ़ रही भारतीयों की संख्या कम करने के उद्देश्य से 1908 ईस्वी में एक कानून पारित किया। ये कानून नहीं थी, एक अजीब सी कह सकते हैं एक बेतुका चीज़ थी जिसका शायद किसी ने कल्पना तक भी नहीं किया हो। इस कानून द्वारा भारतीयों को कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसमें कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे जो कि एक बहुत ही विचित्र चीज़ों को उजागर करती है। कनाडा की सरकार ने यह घोषणा किया कि केवल वही भारतीय ही कनाडा में प्रवेश कर सकते हैं जो मार्ग में बिना रुके सीधे भारत से आए तथा उनके पास कम से कम $200 की राशि हो। कनाडा सरकार की इस घोषणा से भारतीयों को बड़ी निराशा हुई। अब ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि बिना रुके बिना कहीं गए वो कैसे यहाँ तक आ सकते हैं। ये बहुत ही अजीब बात उन्होंने लगाई रूल रेगुलेशन में जो कि सही नहीं थी। उन्हें कनाडा सरकार से कानून वापस लेने का अनुरोध भी किया परंतु उसने यह अनुरोध को ठुकरा दिया। विदेश में रह रहे भारतीयों को इस अपमान का सहन करने को तैयार
न थे। उसके बाद था गदर पार्टी की स्थापना था, इसके उद्देश्य। गदर पार्टी की स्थापना था, इसके उद्देश्य क्या थे? अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने 21 अप्रैल 1983 में हिंदी पैसिफिक एसोसिएशन नामक पार्टी की स्थापना भी की। इस पार्टी का मुख्यालय सन फ्रांस शहर में बनाया गया था। बाबा सोहन सिंह भकना को इस पार्टी का प्रधान और भाई केसर सिंह को उप प्रधान, लाला हरदयाल को महासचिव तथा पंडित काशीराम को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बाबा बख्शा सिंह, भाई परमानंद और मोहम्मद परकुलत इस पार्टी के अन्य विख्यात नेता थे। यह पार्टी गदर पार्टी के नाम से सभी जगह विख्यात हुई। अपने विचारों के प्रचार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक समाचार पत्र का भी आरंभ किया। इसके संपादक लाला हरदयाल थे। इसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जारी किया गया था। इस समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से गदर पार्टी का उद्देश्य को स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना बताया गया था। इसमें बिल्कुल साफ क्लियर लिखा हुआ था कि आज विदेशी भूमि पर हमारे देश की भाषा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लड़ाई आरंभ हो गई है। हमारा नाम क्या है? गदर विद्रोह। हमारा काम क्या है? गदर। यानी गदर कहाँ होगा? भारत में। तो उन्होंने क्लियर और साफ कर दिया था। यह समाचार पत्र उर्दू, पंजाबी, गुजराती तथा कई अन्य क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया गया था। इसकी प्रतिलिपियां कनाडा, अमेरिका, फिलीपाइन और सिंगापुर, चीन, मलयालम, हांगकांग तथा भारत के आदि देशों में निःशुल्क भेजी जा रही थी, परंतु प्रचार के लिए चंदा भेजने की अपील भी की जाती थी। गदर समाचार पत्र में अंग्रेजों को चोर, लुटेरे तथा हत्यारे के रूप में चित्रित किया जाता था। समाचार पत्र में अंग्रेजों पर यह दोष भी लगाया जाता था कि उन्होंने भारत के पुलिस राज्यों में परिवर्तन कर दिया है। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी नीतियों को अपनाया है जिससे इंग्लैंड तो धनी होता जा रहा है, परंतु भारतवासी दिन प्रतिदिन निर्धन होते चले जा रहे हैं, और इसलिए अंग्रेज अफसरों की हत्याओं को उचित बताया गया है। सरकारी कोष और थानों को लूटना, जेल तोड़ना, रेल और डाक तार प्रबंधन को ठप करना, सेना में विद्रोह करना, क्रांतिकारी साहित्य को प्रकाशित करवाना और बांटना, शस्त्र इकट्ठा करना, बम बनाना और अंग्रेजों की हत्या करने के लिए समाचार पत्र में प्रचार किया जाता था। गदर में यह विज्ञापन दिया जाता था कि भारत में विद्रोह के लिए निडर और बहादुर सेनाओं की आवश्यकता है। वेतन, मृत्यु और पुरस्कार सहित व स्वतंत्रता स्थान भारत का मैदान। तो ये सारे बातें बिल्कुल लिखा हुआ था। वेतन के रूप में वो मृत्यु को मांगते थे, पुरस्कार के रूप में शहीदी व स्वतंत्रता, और स्थान भारत को मैदान मानते थे। गदर पार्टी में गदर की गूंज, नया जमाना और ऐलान जंग नाम के प्रसिद्ध पैसिफिक को प्रकाशित भी किया गया था। गदर पार्टी द्वारा किए जाने वाले प्रचार का लोगों पर जादुई प्रभाव डाला। इसमें डॉक्टर S.M. राय के अनुसार गदर आंदोलन ने क्रांतिकारी विचार जंगल की आग की भांति फैल गई, यानी चारों तरफ जो था इसमें आग की तरह फैलते हुए देर नहीं लगी। उसके बाद है कामगाटामारू की घटना, यानी कामगाटामारू की घटना जो इंसिडेंट हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थी। तो वो इंसिडेंट क्या थी? कामगाटामारू जो था, कामगाटामारू की घटना से गदरी क्रांतिकारी में घावों पर नमक छिड़कने का काम भी किया। 1914 ईस्वी में बाबा गुरुदित्त सिंह ने कामगाटामारू नाम का जहाज जापान से किराए पर लिया गया, और यह जहाज़ 4 अप्रैल 1914 ईस्वी को हांगकांग में रवाना हुई। इस जहाज़ में कुल 376 यात्री थे, जिन्होंने अधिकांश पंजाबी थे। यह जहाज़ 23 मार्च जो था मई को 1914 ईस्वी कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर पहुंचा। यद्यपि बाबा गुरु सिंह ने कनाडा सरकार की सभी शर्तों को पूरा किया था, परंतु फिर भी कनाडा सरकार ने यात्रियों को जहाज़ से उतरने की अनुमति नहीं दी। बाबा गुरदित्त सिंह के जहाज वापस भारत ले जाने का आदेश दिया गया, परंतु बाबा जी ने इस आदेश को न माना। जब यात्रियों के पास आवश्यक सामान समाप्त हो गए तो वे भूखे मरने लगे। आखिर में विवश होकर 23 जुलाई 1914 ईस्वी को यह जहाज भारत की ओर चल पड़ा। मार्च में हांगकांग, शंघाई और सिंगापुर में कहीं भी यात्रियों को उतरने की अनुमति न दी गई, और 29 सितंबर 1914 ईस्वी को यह जहाज कलकत्ता के समीप बज घाट पर पहुंचा। सरकार ने यात्रियों को वहां ठहरने की अनुमति न दी। उन्होंने जहाज से उतरकर सीधे पंजाब जाने के लिए कहा गया। इसके लिए सरकार ने एक विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था भी हुई थी। सरकार को इस व्यवहार से कुछ यात्री भड़क उठे और उन्होंने सरकार के प्रति रोष प्रकट करने के लिए जुलूस के रूप में कलकत्ता में प्रवेश किया। पुलिस ने इन निहत्थे यात्रियों पर गोली चला दी। परिणाम स्वरूप जो है 18 यात्री शहीद हो गए और 25 जो थे अन्य घायल हो गए। पुलिस ने उनके यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पंजाब भेज दिया, परंतु बाबा जो गुरुदित्त सिंह सहित 30 यात्री फरार होने में सफल हो गए। और इस घटना के परिणाम के विषय में डॉक्टर L.A.P. माथुर ने ठीक ही लिखा है कि बजबज विद्रोह के भारत की राजनीतिक स्थिति पर दूरगामी प्रभाव
पड़े, यानी इसका प्रभाव जो है भारतीय राजनीति पे एक गहरा प्रभाव पड़ा। उसके पश्चात है गदर पार्टी की गतिविधियाँ। कमागारो टामारू की घटना ने क्रांतिकारी के जख्म पर नमक छिड़कने का काम तो किया ही किया, वे अंग्रेज राज्य के कट्टर शत्रु भी बना दिया। भारत में क्रांति लाने के उद्देश्य से हजारों की संख्या में वॉलंटियर भर्ती किए गए और उन्होंने भिन्न भिन्न जहाज़ों पर पंजाब में भेजना आरंभ कर दिया। सरकार ने क्रांतिकारियों पर कड़े नज़र रखी हुई थी, इसलिए सरकार ने अनेक क्रांतिकारियों गिरफ्तार भी कर लिया था, परंतु फिर भी कुछ क्रांतिकारी पंजाब में पहुंचने में सफल हुए। पंजाब में रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारी नेतृत्व किया और विष्णु गणेश पिंडे, भाई परमानंद, करतार सिंह सरभाई और पंडित जगत राम पंजाब में गदर आंदोलन में के अन्य प्रमुख नेता थे। यह देशभक्त पंजाब अपनी गुप्त सभाएं आयोजित करते रहते थे। उन्होंने पंजाब के गाँव में जाकर अपना प्रचार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अमृतसर तथा लुधियाना में बम बनाने के कारखाने स्थापित भी किए। गदर क्रांतिकारी ने कई स्थानों पर डकैतियों के द्वारा शस्त्र तथा धन एकत्र भी किया। उन्होंने सैनिक छावनियों में भारतीय सिपाहियों और अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित भी किया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित भी किया। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को दिन भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय भी किया। सरकार ने इस क्रांतिकारी की गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने हेतु अपने एक जासूस कृपाल सिंह को उनके केंद्रीय समिति में सम्मिलित करवा लिया था। उसने 21 फरवरी को होने वाले गदर की सूचना सरकार को पहले ही दे दिया। अंत सरकार ने लाहौर में एक घर में छापा मारकर उनके प्रसिद्ध गदरी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने सोने से ऐसे व्यक्तियों को निकाल दिया, यानी सेना से इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को निकाल दिया अथवा उनसे शस्त्र छीन लिए गए जिन पर उसे संदेह था, यानी ऐसे सारे सेनाओं को निकाल दिया उन्होंने अपने फौज से जिन पे उनको थोड़ा भी संदेह था। इस प्रकार सरकार ने विद्रोह को सिर उठाने से पूर्व ही कुचल दिया। सरकार ने 375 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए, 375 जो है क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया। उनमें से 46 क्रांतिकारी फांसी की सजा उनको दी गई और 193 को काले पानी को कैद कर दिया गया और 1993 को विभिन्न अवधि की कैद का दंड भी दिया गया और 42 को छोड़ दिया गया। इन्हें फांसी दी गई। उनमें करतार सिंह सराभाई, विष्णु गणेश पिंगले, जगत सिंह, रूड सिंह तथा हरनाम सिंह के नाम प्रमुख थे, जिन्हें फांसी की सूली पर चढ़ा दिया गया और 194 को है जो काला पानी के रूप में काला पानी में भेज दिया गया। गदर आंदोलन का विफल होने का क्या कारण था? सबसे पहले कारण तो यही बनता है गदर आंदोलन का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गदर आंदोलन की विफलता का मुख्य कारण गदर नेताओं में संगठन तथा परंपरा समन्वय का अभाव था। उन्होंने भारत में आगमन से पूर्व भारत में इसलिए अपनी पार्टी को शाखाओं को दृढ़ बनाने की ओर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। वह भारत में पार्टी की गतिविधियों को संबंध में भी कोई निश्चित योजना न बना सके। अंत गदर पार्टी की असफलता पूर्व निश्चित थी। इसमें भी जो है बहुत से जो है इतिहासकार को ये मानना है, जिसमें से डॉक्टर गंडा सिंह के अनुसार उन्होंने ये बात बोला था कि संगठन एवं शस्त्रों की कमी के कारण गदर सरकार कोई मुकाबला न कर सका, लेकिन फिर भी जो था ये असफल हो गया। लोगों के सहयोग का अभाव, यानी लक ऑफ द पीपल ऑफ कोऑपरेशन। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए लोगों का सहयोग मिलना निरंतर आवश्यक है। दुर्भाग्यवश गदर पार्टी के नेता भारत तथा विशेष रूप से पंजाब की जनता ने आवश्यक सहयोग प्राप्त न कर सके। जनता अभी पूरी तरह से विदेश के लिए तैयार नहीं हुए थे, यानी जो ये जनता अभी तक विद्रोह के लिए बिल्कुल तैयार हुए ही नहीं थे और ये विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। भारत के बड़े बड़े सरदार तथा जागीरदारों ने क्रांतिकारी के विरुद्ध सरकार के पुण्य सहयोग दिया और इस परिस्थिति में गदर आंदोलन सफल नहीं हो सका। अपनी योजना गुप्त न रख सकना, ये भी इसकी जो है बहुत हार का कारण बना। गदर आंदोलन की विफलता का एक अन्य मुख्य कारण था कि गदरी नेता अपनी योजनाओं को गुप्त न रख सके। सरकार को अपने गुप्तचरों द्वारा गदर क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाती थी। सरकार को एक जासूस कृपाल सिंह ने गदर की सूचना पहले ही सरकार को दे दी थी। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रमुख के गदर नेताओं को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया था। इससे गदर आंदोलन को कमर जो है टूट सी गई थी। उसके बाद जो है इसका असफल होने का और भी कारण में से था एक कारण सीमित साधन। गदर पार्टी के आर्थिक व सैनिक साधन बहुत ही सीमित थे। क्रांतिकारी पार्टी के लिए धन एकत्र करने के लिए कई बार धनवानों के घर डाके डालने पड़ते थे, इसलिए वह जनता के सहानुभूति प्राप्त न कर सका। वह भारत में सैनिकों से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त करने में विफल रहे। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार के पास आर्थिक, सैनिक और अन्य साधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसे गदर आंदोलन को सुगमता से कुचल डाला। अन्य भी कई कारण थे।
अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई और उसने बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन्हें कड़े दंड भी दिए गए। गदरी आंदोलन के गिरफ्तार हो जाने से पार्टी अपने कार्यक्रमों के उचित व्यवहारिक रूप न दे सकी। गदर पार्टी वाले ने भारत में विद्रोह के लिए जो समय निश्चित किया था उसका चुनाव सही नहीं था। इसका कारण था कि उस समय भारत में विद्रोह के लिए आवश्यक आधार तैयार नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त पंजाब में चीफ खालसा दीवान ने, जो कि सिख का एक प्रमुख धार्मिक संगठन था, गदर नेताओं के सिख पंथ का जो है शत्रु बताया और सिखों से अपील की कि वह गदर नेताओं को कोई सहयोग न करे। इस कारणों से गदर आंदोलन का विफल होना आवश्यक ही बात नहीं ही। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बिपिन चंद्र ने बात बिल्कुल क्लियर और साफ कहा था कि गदर नेताओं का सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उन्होंने प्रत्येक पड़ाव की तैयारी संगठनात्मक, सिद्धांतात्मक, युद्ध नीति, औपन्यता और आर्थिकता का पूर्ण रूप से गलत अंदाज लगाया, जो कि किसी भी सशक्त बंध विद्रोह के आरंभ करने से पूर्व ही आवश्यक होता है। यानी कोई भी विद्रोह तभी कामयाब होती है जब उनको सुनिश्चित और सही रूप ढंग से किया जाता है। उसके पश्चात गदर आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े। इटापी गदर आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, फिर भी इसके जो है भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इससे स्वतंत्रता प्राप्ति के देशभक्तों को एक नई प्रेरणा भी दी। पंजाब में चलने वाले आंदोलन जैसे बब्बर अकाली लहर, कीर्ति किसान सभा तथा भारत नौजवान सभा ने गदर आंदोलन से नया उत्साह प्राप्त किया। इस आंदोलन ने भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति घृणा भाव में वृद्धि कर दी और इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय लोग देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसात्मक ढंग अपना सकते हैं और बड़े से बड़े बलिदान भी दे सकते हैं। गदर आंदोलन के प्रभाव से ही अंग्रेज सरकार भारतीय समस्याओं के समाधान करने सोचने के लिए विवश हो गए और 1927 में भारतीय मंत्री लॉर्ड मेरेंट ने घोषणा भी की कि शासन विभाग को प्रत्येक शाखाओं में भारतीय संख्या में वृद्धि की जाएगी और धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न भी किया जाएगा। इसमें बहुत से लेखकों का अपना विचार है, लेकिन इसमें डॉक्टर S.A. जोशी ने बोला था, क्लियर बताया था कि गदर सशक्त विद्रोह व्यर्थ नहीं लड़ा गया था। इसने देश में क्रांति भावना और बहादुरी का असीम प्रभाव भी छोड़ गए। इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक अब खत्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा और पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें से सब्सक्राइब करना आपके लिए हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है समय समय पर जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को अगर धन्यवाद करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और वो भी इसका फायदा उठा सके। सोचिए मत, अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।